मैं आज भी शायद ठीक ठीक नहीं बता सकता कि उस दिन वाकई हुआ क्या था। ये मेरे शब्दों का प्रभाव था या धनंजय ऐसे ही किसी दिन का इंतजार कर रहा था। क्या वाकई मेरी बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था या अभी तक जैसे मानो वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा था। खैर जो भी हो, धनंजय का नाम जब भी मेरे सामने आता है मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 9th स्टैंडर्ड का मेरा स्टूडेंट धनंजय शुक्ला, दिमाग में सबसे तेज पर पढ़ाई में सबसे पीछे, बदमाशी में सबसे आगे पर स्कोर कार्ड में सबसे पीछे। और एक दिन अचानक धनंजय के व्यवहार में वो परिवर्तन आता है जो हम सबको जैसे चौंका के रख देता है। मेरा हमेशा से ही मानना है कि जो लोग जीवन सीखने की इच्छा रखते हैं उन्हें सिखाने के लिए किसी गुरु विशेष की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति स्वयं उनका गुरु बन जाती है। जिस प्रकार खंडहरों में कालिक से लिखी काली पंक्तियों को पढ़कर कुछ लोग अपना जीवन बदल लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर लाइब्रेरी में बैठकर भी जीवन से शिकायत करते रहते हैं, वास्तव में यहाँ अंतर गुरु का नहीं है, अभी तो जीवन के प्रति उनके रवैये का, उनके दृष्टिकोण का है, लाइफ को लेकर उनके एटीट्यूड का है। इसीलिए धनंजय के केस में मैं अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र नामदेव और आज बात करेंगे धनंजय शुक्ला की, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ये साबित कर दिया कि जीवन में बदलाव के लिए एक क्षण काफी होता है। स्वागत है आप सभी का, चलिए शुरू करते हैं। धनंजय से मेरी पहली मुलाकात काफी ड्रामेटिक थी। धनंजय अब तक न जाने कितने ही टीचर्स से पढ़ चुका था और इस सेशन में मैं उसका 5वां टीचर था। स्टडी रूम में जब पहली क्लास शुरू हुई तो मैं 5 मिनट के अंदर ही समझ गया कि इस लड़के को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल चेयर को रॉकिंग चेयर बना देना, कभी पर्दों से तो कभी ज्योमेट्री बॉक्स से खेलना और ऊट पटांग क्वेश्चन पूछना, ये सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही थी। पर बाहर बैठी मिसेस शुक्ला ने जिन उम्मीद भरी नजरों से मेरा स्वागत किया था, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। पढ़ाई में उसका ध्यान न लगते देख मैंने उससे पूछा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसे क्या करना अच्छा लगता है। इस पर उसने कहा कि उसे ऑनलाइन गेम खेलना अच्छा लगता है। ये बात सुनने में जितनी साधारण थी दरअसल उतनी थी नहीं, क्योंकि न सिर्फ वो गेम खेलता था बल्कि अपने 7 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था। ये लड़का अपना खर्चा खुद उठाता था और इसकी मंथली इनकम किसी यंग प्रोफेशनल की जितनी थी। ये बात मेरे लिए जितनी सुखद थी उतनी ही आश्चर्यजनक भी थी। खैर, जैसे ही मैंने गेम के बारे में सुनना शुरू किया, धनंजय का इंटरेस्ट अचानक से मुझ में बढ़ गया। बहुत ही रोमांचक तरीके से वो मुझे गेम की बारीकियां समझाने लगा और यहाँ मुझे उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट और अनडिनाइबल लॉजिक्स को देखने का मौका मिला। जाहिर सी बात थी, ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट था और इन सब के दौरान कहीं ना कहीं मैंने भी अपने स्टूडेंट को पहचान लिया था और मेरे साथ सहज हो पाने के कारण धनंजय ने भी अपने शिक्षक के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया था। पर इन सब के बावजूद धनंजय को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा पाना एक टेढ़ी खीर था। न जाने क्यों वो पढ़ाई को जैसे अपना दुश्मन समझता था और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी धनंजय की प्रोग्रेस वैसी नहीं हो पा रही थी जैसे कि मैं चाहता था। 4 महीने बीत चुके थे कि एक दिन अचानक जब मैं धनंजय के घर पहुंचा तो बाहर निकलते हुए मिस्टर शुक्ला से मेरी मुलाकात हो गई। मेरे विश करने पर उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, पर अपने चेहरे के कठोर भाव वे छुपा न सके। घर में घुसते ही यूं लगा जैसे अभी अभी कोई तूफान आकर गुजरा है। धनंजय सोफे पे और मिसेस शुक्ला दीवान पर बैठे हुए थे। मेरे पूछने पर पता चला कि आज पेरेंट्स मीटिंग थी और हाफ ईयरली का रिजल्ट आया था। खैर, ये जानकारी तो मुझे थी और हर बार रिजल्ट आने पर लगभग इसी तरह का माहौल होता था, पर इस बार समस्या कुछ और भी थी। दरअसल धनंजय की क्लास टीचर ने धनंजय की हरकतों से परेशान होकर प्रिंसिपल सर से धनंजय की शिकायत की थी। धनंजय को लास्ट अल्टीमेटम मिला हुआ था और अगर अब उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया तो स्कूल से रेस्टिकेट किए जाने का खतरा था। इसी बात ने मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला को परेशान कर रखा था, पर धनंजय के ऊपर जैसे इसका रत्ती मात्र भी असर नहीं था।
मिसेस शुक्ला का गुस्सा फूट पड़ने को आतुर था और अत्यंत निराशा के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम तो इस लड़के से तंग आ चुके हैं। इस पर मैंने सांत्वना देते हुए उन्हें कहा धीरज रखिए मैडम, धनंजय एक समझदार लड़का है, वो जल्द ही समझ जाएगा। अरे सर न जाने ये कब समझेगा, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है और इसके पापा तो इसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का मन बना चुके हैं। ये सुनते ही धनंजय सोफे पर से उठा और उसने स्टडी रूम में जाते हुए एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया। इस आवाज की प्रतिध्वनि कहीं मेरे अंदर भी सुनाई दी। किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके माता पिता से दूर रखा जाना एक कठोर निर्णय होता है। फिर भी चूंकि मुझे वहां अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, इसलिए मैं चुपचाप स्टडी रूम की ओर चल दिया। अंदर बैठे धनंजय के चेहरे पे गुस्सा तो नहीं, पर एक अजीब सी शून्यता थी, एक अजीब सा खालीपन था और वो चुपचाप दीवार की ओर देखे जा रहा था। कुछ देर इसी तरह रहने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या बात है धनंजय, तुम्हारी क्लास टीचर तुमसे क्यों परेशान है? इस पर उसने जवाब दिया, सर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा है। सारे बच्चे मस्ती करते हैं पर उन्हें केवल मैं दिखाई देता हूँ, ऐसा क्यों? मैंने पूछा। पता नहीं, वो मुझसे चिढ़ती हैं। इस पर मुस्कुराते हुए मैंने कहा, धनंजय किसी भी टीचर का काम अपने बच्चों से चिढ़ने का नहीं बल्कि उन्हें सिखाने का होता है। और प्रिंसिपल सर वो तो वैसा ही मान लेते हैं जैसा मैडम कहती है। अच्छा चलो छोड़ो उन्हें, मैंने स्कूल से उसका ध्यान हटाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि कुछ दिनों पहले तुम मुझे किसी फंक्शन के बारे में बता रहे थे जो न्यू मार्केट के किसी ऑडिटोरियम में हुआ था। हाँ, वो पापा की कंपनी का एनुअल मीट था। अच्छा क्या हुआ था वहाँ? वहाँ पापा को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ओके, अच्छा तुम तो वहाँ नहीं गए थे ना? सर हम सभी लोग वहाँ गए थे, धनंजय ने कहा, और जब पापा को अवार्ड मिला तो सबसे ज़्यादा तालियां हम ही ने बजाई थी। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी ने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी थी? हाँ, वो उनके स्कूल और मेरे स्कूल की टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी, इसलिए। मतलब तुम्हारे लिए? हाँ। अच्छा वैसे मैडम पढ़ाती क्या थी? इंग्लिश और संस्कृत। इंग्लिश और संस्कृत तो कोई भी पढ़ा सकता है, मैंने दबी जुबान में कहा। सर मम्मी पीएचडी है इंग्लिश और संस्कृत दोनों में। अच्छा, और तुम? मैं क्या, ज़रूरत तो नहीं है कि वो पीएचडी है तो मुझे भी पीएचडी होना पड़ेगा? हाँ ये तो ठीक है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पीएचडी है तो तुम्हें भी पीएचडी करनी ही पड़ेगी। पर अभी तुम जिस प्राइड के साथ अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे, कभी उनका भी मन करता होगा कि तुम्हारे बारे में भी वो इसी तरह से बात कर सकें। अब ज़रा इमेजिन करो कि अवार्ड फंक्शन में तुम्हारे पापा की जगह तुम हो और तुम्हारी जगह तुम्हारे पापा खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। धनंजय वापस दीवार की ओर देखने लगा, पर इस बार उसकी मुद्रा शून्य की नहीं बल्कि चिंतन की थी। वो वाकई कुछ इमेजिन कर रहा था। और 1 मिनट के बाद जब वो पलटा तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, धनंजय वास्तव में तुम्हारे माता पिता तुमसे कोई अवार्ड जीतने की अपेक्षा नहीं करते और तुम ये बात शायद आज समझ भी ना पाओ, लेकिन तुम तो खुद अपने माता पिता के लिए एक अवार्ड की तरह हो। तो तुम्हारे माता पिता तुमसे ज़्यादा नहीं, केवल इतना चाहते हैं कि जब भी तुम्हारा जिक्र हो तो उन्हें शर्म के मारे अपना सर न झुकाना पड़े। सिर्फ इतना ही। मेरी बात खत्म होते होते धनंजय का खुशी से भरा चेहरा गहन चिंतन से भर गया और उसने अनजाने में ही अपना सर झुका लिया। मेरे शब्द भी यहाँ खत्म हो चुके थे। इससे ज्यादा मैं धनंजय को कुछ भी नहीं कहना चाहता था। धनंजय को इन्हीं विचारों के साथ छोड़ते हुए मैंने आज की क्लास यहीं खत्म कर दी और चुपचाप अपने घर चला आया। अगले दिन रविवार था और जब सोमवार को मैं क्लास लेने पहुंचा तो देखा कि घर का माहौल कुछ बदला हुआ है। आम दिनों से अलग धनंजय पहले से ही अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसके हाव भाव सधे हुए, नजर एकाग्र और बोली अत्यंत संयमित थी। एक बार को तो मुझे भी आश्चर्य हुआ और साथ ही आशंका भी हुई कि ये कहीं उसकी कोई नई शरारत तो नहीं, परंतु जल्द ही स्पष्ट हो गया कि धनंजय अब पहले वाला धनंजय नहीं रहा था।
उसकी पढ़ाई में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगा। स्कूल से आने वाली शिकायतें भी धीरे धीरे कम होकर शून्य हो गईं और धनंजय की क्लास टीचर भी दबी जुबान में ही सही लेकिन धनंजय की तारीफ करने को मजबूर हो गए। धनंजय के माता पिता अब काफी खुश थे और आगे आने वाले समय में ऐसे कई मौके आए जब धनंजय ने अपनी प्रतिभा से मुझे आश्चर्यचकित करके रख दिया। पर सब कुछ जानते हुए भी मैंने कभी धनंजय के सामने इस आश्चर्य को व्यक्त नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। ये थी आज की कहानी। इसके बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे अवश्य बताइए कमेंट्स के माध्यम से। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका प्यार, आपका प्रोत्साहन मुझे आपके कमेंट्स के द्वारा लगातार मिल रहा है। और पहले तो ये केवल मेरे परिचितों के माध्यम से आया करता था, लेकिन अब जहाँ भी ये एपिसोड्स देखे जा रहे हैं, जो भी लोग इन्हें देख रहे हैं, उन सभी का प्यार, उन सभी का प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है उनके कमेंट्स के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर। और यकीन मानिए यही मेरी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद।